तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। कौन से न्यूमेरिकल पा गए थे? 11th। द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट मेटल इज दिस। जैसे मान लो कोई मेटल है, उसकी कोई शीट है हमारे पास, इस तरह का मेटल है, का लेंथ है, ठीक है, ब्रेथ और हाइट, यानी कि हाइट कह दो या थिकनेस। ऐसी कोई रेक्टेंगुलर शीट रखी हुई है। अब उसके बारे में जो लेंथ ब्रेथ हाइट थिकनेस है वे दे रखी है यहाँ। कितनी कितनी है? लेंथ कितनी है? 4.234 मीटर। ब्रेथ है 1.005 मीटर और थिकनेस है 2.01 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को भी मीटर में करोगे तो कितना होगा? जगह 0.0201 मीटर, ऐसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेंथ ब्रेथ और थिकनेस इस प्रकार दे रखी हैं। हमें करना है क्या कि गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ शीट। इस शीट का एरिया बताओ और इसका वॉल्यूम बताओ। तो एरिया कैसे बताओगे? अब ये शीट है, इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगुलर ही है ना, तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल की फॉर्म में है, तो क्या होता है इसका एरिया? L इंटू बी। तो रेक्टेंगल का हो गया। देखो इसमें कितने फेस है? 6 फेस है। ऊपर वाला जो फेस है वो एक रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ, तो इसका एरिया भी L इंटू बी और ऊपर वाले का एरिया भी, तो 2L इंटू बी हो गया। इधर जो है, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो है इसका एरिया कितना होगा? L इंटू बी होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो डबल कर दो। इसका एरिया कितना होगा? ये किस किस के बीच में है? ये है थिकनेस के और ब्रेथ के बीच में, तो इसका होगा T इंटू बी। फिर एक और है ये, एक ये है, ये किस किस के बीच में है? तो ये है थिकनेस के और लेंथ के बीच में, तो ये हो गया L इंटू टी। तो जो इसका एरिया होगा वो डबल डबल ही होगा, इधर भी और इधर भी, है ना, 6 फेस है ना, तो ये ट्वाइस होगा, तो 2L इंटू बी प्लस 2L इंटू टी प्लस 2B इंटू टी। बी इंटू एल तो आ ही गया, ठीक है। एल बी टी दो है ना, एल बी और टी ये दो हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, कैसे भी लिख दो। अब ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एल बी तो है हमारे पास ट्वाइस में, फिर बी इंटू टी तो बी इंटू टी भी है ट्वाइस में, फिर टी इंटू एल या एल इंटू टी एक ही बात है, ये भी है ट्वाइस में, ठीक है। तो ये इसका एरिया होगा। अब इनकी वैल्यूज, इसमें 2 कॉमन आ गया, तो एल बी प्लस एल टी प्लस बी टी, तो 2L लेंथ कितनी है? 4.234 इंटू ब्रेथ 1.005 प्लस L इंटू टी 4.234 इंटू टी की वैल्यू 0.0201 प्लस ब्रेथ 1.005 इंटू टी की वैल्यू 0.0201। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसे ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर कितना होगा? 8.72094 समथिंग, कुछ आगे भी चलता रहेगा, इतने मीटर स्क्वायर होगा। अब मुझे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। यहाँ देखो आंसर किस में लिखना है? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कितना भी लंबा आंसर तो कैसे भी आ सकता है, पॉइंट के बाद कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखूं बताओ, कैसे लिखेंगे? पॉइंट के कितने डेसिमल बाद तक लें, ये रूल अप्लाई करें, या सिग्निफिकेंट फिगर तक का देखें, क्या करें? अब पॉइंट के बाद इसमें देखो
कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2 है। इसमें कितने हैं? 3 है। इसमें भी कितने हैं? 3 है। ठीक है ना, तो बस 2 तक ही देखना है। तो कितना होगा? 8.72 इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर लाना जरूरी है। क्लियर है? अच्छा, एक और पॉइंट है। इसमें मैं देख रहा था, चलो ठीक है 2 तक था। इसमें देखो ये है ना, इसको तो इसमें चेंज कर लिया हमने। और इसमें कितने हैं? 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 है। तो आंसर कहाँ तक होना चाहिए था फिर? 0.4 तक। तो क्या सही है? इसका मल्टीप्लाई भी तो है। मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल अप्लाई होगा? क्या मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल प्लेसेस देखेंगे या क्या देखेंगे? क्या रूल अप्लाई होगा मल्टीप्लीकेशन का? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 4 है। और इसमें कितनी है? ये 0 तो काउंट होगी नहीं। ये 0 काउंट नहीं होगी ना, ये 1 से कम है। तो ये 0 काउंट नहीं होगी। यहां से कितनी है? 3। तो फाइनल सिग्निफिकेंट, जो फाइनल आंसर होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। और इसीलिए इसका आंसर कितना होगा? 8.72, ना कि इसलिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहां 2 प्लेसेस हैं, है ना, ऐसा करके हम यहां लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूल आप चेक करोगे और उसके हिसाब से आंसर दोगे, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या है? वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। तो एच तो है नहीं, टी है यहाँ, तो L इंटू बी इंटू मल्टीप्लीकेशन ही है। तो L की वैल्यू क्या है? 4.234 इंटू 1.005 इंटू 2 पॉइंट और ये पॉइंट 0.0201। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना होगा? 0.0855 समथिंग चलेगा, है ना। तो यहीं तक आंसर हमने लिया 0.0855। वैसा क्यों? क्या रीजन है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 4। इसमें भी 4। इसमें कितने हैं? उसी तरीके से देखो, 3। तो मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है कि जो फाइनल आंसर होगा वो ओरिजिनल डिजिट्स जो होंगी उनमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट होगी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट में भी होंगे। कुछ इस प्रकार आंसर होगा। तो ओरिजिनल डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसी में है, 3 है। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें भी कितने होंगे? 3। तो क्या इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 0 क्या है? ये नॉट सिग्निफिकेंट है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नंबर 1 से कम है। और 1 से कम नंबर हो तो पहले नॉन जीरो के इधर की तरफ जितने भी 0 होंगे वे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये हमारा रूल है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट, द मास ऑफ ए बॉक्स measured by a groceries balance is 2.30 kilogram. 2 gold pieces of this and this added to the box. What is the total mass of the box? हमारे पास क्या था? एक बॉक्स था, ठीक है। इस अकेले बॉक्स का मास जो था, इसको मैं कहूं कैपिटल M, तो वो कितना था? 2.30 इतने केजी था। कह रहा इसके अंदर 2 गोल्ड के पीसीज ऐड किए हमने। हमने क्या किया? 2 गोल्ड के पीसीज ऐड कर दिए, ठीक है। उनके मासेस क्या क्या थे? तो पहले गोल्ड का मास जो था वो M1, वो कितना था? 20.15 ग्राम। क्या करोगे? इसे भी तो किलोग्राम में करोगे, तो किलोग्राम में करोगे तो डिवाइड बाई 1000। तो आंसर क्या होगा? 0.02015 किलोग्राम। कितना होगा? दूसरा मास जो है गोल्ड के पीस का वो कितना है? 20.17 ग्राम। इसे भी किलोग्राम में करो तो 0.02017 किलोग्राम। ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। ए पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। अब इस बॉक्स का टोटल मास क्या है और आपको ये निकालना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो टोटल मास पूछ रहा है, तो टोटल मास में क्या करोगे भाई? कैपिटल M जो ये मास है आप इसमें M1 और M2 भी ऐड कर दोगे। तो कैपिटल M कितना है? 2.30
30 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017 और फाइनल आंसर कितना होगा। अब इसको ऐड करने के बाद तो ऐड करो इसे यहां पे अलग 2.30 0.02015 0.02017 2304 तो कितना होगा 2.34032 ये हमारा टोटल मास है। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे लिखेंगे, तो हम तो ऐड कर रहे हैं ना, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक लिखा गया है। तो जितने कम से कम प्लेसेस तक ओरिजिनल डिजिट में लिखा गया होगा हमारा आंसर भी फाइनल उतने तक ही होगा। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है, इसमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक और इसमें भी 5, तो आंसर किस में रहेगा केवल 2 तक। तो 2 तक आंसर रहेगा तो कितना रहेगा, तो 2.34, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर कितना है 2.34 और ये कितना है केजी। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो ये हमारा टोटल मास हो गया। तो इसका एक आंसर बी का द डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसीज टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो पीसीज हमने यहाँ पे लिए हैं इनका डिफरेंस कितना होगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अब बताओ हमने पीसीज जो लिए थे उनका डिफरेंस, अब लार्ज पीसीज ज्यादा मास किसका है, इसका है, तो इसमें से इसे घटा दो तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा m2 माइनस m1, और m2 कितना है 20.17 माइनस 20.15, तो डिफरेंस कितना आया 0.02 ग्राम। और क्या ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में है, बिल्कुल है। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक लिखा गया है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक लिखा गया है, तो सही आंसर है। बात समझ आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ही था, उन्हीं के रूल्स के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ ए पार्टिकल। ये टर्म वेलोसिटी से इसे दे रखी है, कह रहा है ये एक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। रेस्ट मास के लिए जब वो मूव करता है तो ये इक्वेशन देते हैं फिजिक्स में, एक इक्वेशन है। तो गेस वेयर टू पुट सी। अब इस इक्वेशन में सी मिस है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ना कह रहा है वो, स्पीड ऑफ लाइट सी कह रहा है। इसमें ये जो सी है ना वो मिसिंग है, यानी कि इस इक्वेशन में कहीं मुझे सी रखना है, और वो रखना भूल, मतलब हमने छोड़ दिया है भूल गए कुछ भी, इसमें सी नहीं है और आपको इसमें सी रखना है। कहां रखोगे इस फॉर्मूले में सी, ये क्वेश्चन है। अब एक बात तुम देखो ध्यान से, इक्वस टू के इधर अगर मास है तो इक्वस टू के इधर भी टोटल क्या होना चाहिए। इधर अगर m की पावर 1 है, l 0 है, t 0 है, m 1 है, तो इधर भी m 1 होना चाहिए और l और t क्या होने चाहिए 0, दोनों तरफ सेम होना चाहिए ना। अगर मास को ही तो मास कहूंगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 किलोग्राम जो है वो बराबर है, मैं 2 किलोग्राम को मैं 2000 ग्राम तो कह सकता हूं किसके बराबर है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 2 किलोग्राम बराबर है 500 सेकंड के, गलत है ना। इधर मास है तो उधर भी क्या होगा, ऑब्वियसली मास ही होगा। बात समझ आई नहीं आई। देखो क्या अगर मैं ऐसा कहूं 5 मीटर बराबर है 10 मीटर पर सेकंड के, क्या ये ठीक है। इधर की तरफ हमने क्या लिख दिया मास, लेंथ, इधर की तरफ क्या लिखी है लेंथ, और इधर क्या लिख दी स्पीड, है ना। तो क्या लेंथ को स्पीड के इक्वल कर सकते हैं किसी तरीके से। इक्वस टू के इधर जो रहेगा इक्वस टू के इधर भी वही होगा। अगर मैं ये कहूं कि 2 किलोग्राम जो है ये बराबर है 2000 ग्राम के, तो वैसा कहना तो ठीक है, इधर भी मास है इधर भी मास है, ठीक है, तो मास का मास के बराबर तो होगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 किलोग्राम बराबर है 2 सेकंड के, नहीं कह सकता ना, इधर टाइम आ गया। तो बस वही पॉइंट है, हम ये कह रहे हैं कि इधर ये इक्वेशन लिखी हुई है इक्वस टू के इधर क्या है मास है, तो इक्वस टू के इधर भी क्या होना चाहिए मास, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले दोनों तरफ क्या होने चाहिए सेम। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो
ठीक है, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगी, हमेशा सही होगी। तो इधर मास है, अब देखो इधर मास है, यहां पे भी क्या है, ठीक है, दोनों तरफ मास हो गया। इसका मतलब इस मास का जो m1 है वो इसने कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद जो नीचे की तरफ बचा ये क्या होना चाहिए, m0 l0 t0। इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए नीचे जो भी है। क्यों, क्योंकि ऊपर मास आ गया ना, तो नीचे तो कुछ नहीं आना चाहिए। फिर आई बात समझ में। अब देखो, अब नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 1 माइनस अब v स्क्वायर, ये क्या है डायमेंशन लेस, तो ये भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस। तो यहां वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब मैं c की वैल्यू को पुट करूं कुछ इस प्रकार कि ये भी क्या हो जाए डायमेंशन लेस। तो इधर 1 है ना, फिर माइनस बीच में है, इधर कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए क्योंकि 1 डायमेंशन लेस है। और सेम चीजों को ही हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन लेस कब होगा, अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी का स्क्वायर है तो नीचे भी क्या हो वेलोसिटी का स्क्वायर हो, तो ये क्या हो जाएगा केवल डिवाइड करके डायमेंशन लेस होगा, या मैं इसे मल्टीप्लाई करूं या सब्ट्रैक्ट या ऐड करूं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी हमारा मिसिंग है वो ऑब्वियसली सी के नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो सी हमारा जो मिसिंग है वो कहां है कि m इक्वल्स टू m नोट डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, यहां मिसिंग है इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। तो इधर भी कुछ नहीं है डायमेंशन, इधर भी नहीं है, यहां मास है और यहां भी मास है, दोनों तरफ कंपेयर हो गया। तो ये इसका क्या होगा करेक्ट फॉर्मूला होगा, और वही हमें बताना है, ठीक है, बात समझ आई। चलो इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, हमें चलो चीजें नहीं उतने अच्छे से समझ आ रही तो हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करो। अब मैं कह रहा हूं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस s मैंने बराबर लिखा इसको v, और मैं कहीं पे t लिखूं, इसमें क्या मिसिंग है t मिसिंग है। कहीं पे t लिखने के बाद ये सही हो जाना चाहिए रिलेशन। अब कहां रखूं t, अब चेक करते हैं। इसका क्या है डिस्टेंस का मीटर, मीटर है ना, इसका क्या है मीटर पर सेकंड, और मिसिंग क्या है टाइम, टाइम की यूनिट भी क्या होती है सेकंड। तो मैं इसे सेकंड को कहां रखूं कि ये भी मीटर के बराबर हो जा, मल्टीप्लाई में, ये सेकंड खत्म करना है ना, इधर इधर मीटर था तो इधर भी क्या होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में सेकंड रखूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम एक्चुअली में क्या आएगा इसकी, बात नहीं आई समझ में, आ गई। अब नेक्स्ट और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। सपोज कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ML_T-2 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि फोर्स जो है बराबर है मास इनटू समथिंग वेलोसिटी, और मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी का डिफरेंस ही है, चलो ऐसा कुछ। मैंने कहा कि इसमें क्या मिसिंग है, टी मिसिंग है, बताओ टी कहां आएगा। डायमेंशन फॉर्मूले रख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है ML_T-2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका लिखो मास का तो m हो गया, वेलोसिटी का डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगी वेलोसिटी ही मिलेगी। तो इसका क्या हुआ वेलोसिटी का कितना हुआ LT-1। क्या हुआ कि यहां पे -2 है, यहां -1 है, इसमें एक और माइनस की जरूरत है, वो कब आएगा जब आप इसके डिवाइड में t करोगे। तो दैट मीन्स कि जो टाइम है वो कहां आना चाहिए इसके, अब जब डिवाइड में टाइम आ जाएगा तो ये ऊपर जाकर डायमेंशन फॉर्मूले क्या हो जाएंगे सेम। वैसा भी हम कर सकते हैं कि नहीं, बात आई समझ में। अब ठीक है, कोई अगर टर्म मिसिंग है तो उसे निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहां से हम कर लेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लेंथ convenient on the atomic scale is known as an angstrom and is denoted by the size of hydrogen atom is about this. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? देखो क्या दिया है, ये एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है लेंथ को नापने की एक छोटी सी स्केल, एक यूनिट, एक रेफरेंस, ठीक है, बहुत छोटा सा रेफरेंस।
तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है, 1 एंगस्ट्रॉम अगर मैं मीटर में बात करूं तो कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के। जैसा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर के, वैसे ही 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10 की पावर -10 मीटर के। क्लियर है? वैसा कुछ है। कह रहा हाइड्रोजन का जो एटम है उसका साइज दे रखा। हाइड्रोजन का एटम तो कैसा होगा? स्फेरिकल ही होगा। और साइज मतलब उसका जो रेडियस है वो दे रखा है। तो इसने कहा कि जो हाइड्रोजन का रेडियस है वो कितना है? वो है 0.5 0.5 एंगस्ट्रॉम। इतना है हाइड्रोजन का रेडियस, इतना गिवन है हमें। कह रहा है साइज है ना, रेडियस दे दिया हाइड्रोजन का, और पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक मोल हाइड्रोजन एटम्स है तो उनका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? एक एटम का तो निकाल लो। अगर हमारे पास एक एटम कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल एटम है, यानी कि स्फेरिकल कोई भी संरचना हमारे पास हो, उसका रेडियस पता हो, तो बेटा बताओ उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? तो वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम है कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, इतना होगा। क्लियर है? आर हमें दे रखा है तो क्या हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका? बिल्कुल निकाल लेंगे। कितना होगा? 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारा हो गया 0.5, एंगस्ट्रॉम है ना, इसे किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इतना आ गया। इसका क्या है? तो इतने मीटर क्यूब जो है क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हमारे पास हाइड्रोजन के हैं 1 मोल एटम। और 1 मोल में कितने सारी चीजें होती हैं? इतने सारे एटम होंगे। नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस? अब अगेद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही तो लिखवाया था। मोल कंसेप्ट हमेशा याद रखोगे कि 1 मोल जो है, किसी भी चीज का जो 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा? तो नंबर्स में बराबर होगा अवोगाद्रो नंबर के, जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और अगर कोई गैस है तो उसके वॉल्यूम की बात करें तो बराबर होगा 22.4 लीटर के। कोई गैस अगर किसी कंटेनर में भरे, और अगर उसका मास में अगर हम देखें तो एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, और अगर वो कोई मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास इन ग्राम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मोल कंसेप्ट हमेशा याद रखोगे आप। तो जो हाइड्रोजन एटम्स है उनका जो सब्सटेंस है, अमाउंट है, वो हमारे पास कितना है? 1 मोल है। तो एक एटम का तो इतना वॉल्यूम है, तो 1 मोल एटम हो तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? बात समझ आई? तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो 1 मोल में तो इतने सारे होते हैं, तो एक का वॉल्यूम इतना है, तो इतने सारों का कितना होगा? तो क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। तो आंसर होगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.5 10 की पावर -10 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मीटर क्यूब। और ये आप इसे कैलकुलेट करोगे घर पे तो कितना आएगा? ये लगभग आएगा 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ऐसे ऐसा आया। बात समझ आई? क्लियर है? इतना आसान है। देखो फिर अगर हम समझे, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम है। जो सब्सटेंस हमारे पास है वो क्या है? हाइड्रोजन के एटम्स हैं, किसी कंटेनर में भरे होंगे। वो कह रहा है उस कंटेनर में कितने सारे भरे हुए हैं? ये 1 मोल। कितने सारे हैं? हाइड्रोजन का एटम हमने देखा कि एटम सारे के सारे एटम्स के क्या साइज होता है? एटम्स का स्फेरिकल है ना। एटम सारे कैसे होते हैं? स्फेरिकल। तो किसी एक हाइड्रोजन एटम, कोई एक हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। एक हाइड्रोजन एटम का कितने सारे हाइड्रोजन एटम है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कह रहा 1 मोल है, तो 1 मोल में तो इतने ही होते हैं।
तो उस कंटेनर के अंदर इतने सारे हैं, तो इतने सारों का वॉल्यूम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बात आई समझ में? कुछ नहीं करना, सिंपल है, समझ गए बात। तो ये जो वॉल्यूम आपके पास आया है ये कैसा वॉल्यूम है, अब इसे समझना। ये जो वॉल्यूम आया ना, ये सपोज कि ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में इस तरीके से हाइड्रोजन के एटम्स भरे हुए हैं। तो जो वॉल्यूम आया है ना वो कैसा आया है, केवल ये वाला वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम, केवल ये जो एटम एटम का वॉल्यूम है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं आया। ये जो बीच में जगह बच गई इसका वॉल्यूम नहीं आया, केवल 1 मोल का, इतने एटम एटम का केवल वॉल्यूम देखें तो इतना वॉल्यूम है। लेकिन अगर मैं 1 मोल का वॉल्यूम देखता हूं तो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.4 लीटर। तो ये किसका वॉल्यूम होगा, ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होगा। ये वैसे जो इंटर मोलिकुलर इंटर एटॉमिक स्पेस है वो भी, उसका वॉल्यूम भी इसके अंदर क्या हो गया, काउंट हो गया। तो ये वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो इसी के बारे में है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज इतने लीटर। कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस मतलब कि जिसमें कोई अट्रैक्शन ना हो रही हो, है ना। ये गैस है, हमने कंटेनर में भर दी और उसके जो मोलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट है, फ्रीली है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो इस तरह की कोई आइडियल गैस है, उसका जो वॉल्यूम है 1 मोल का, कितनी गैस का, कितना है, 22.4 लीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कह रहा रेशो बताओ क्या होगा। रेशो किसका पूछ रहा है, जो रेशो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, कह रहा है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमने अभी निकाला था, कितना आया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना आया था, 3 इंटू 10 की पावर -7। जैसे ही कंटेनर है ना, तो इस कंटेनर के अंदर इन हाइड्रोजन का अगर मैं देखता हूं इंडिविजुअल वॉल्यूम, तो वो इंडिविजुअल वॉल्यूम कितना आया बेटे, 1 मोल का, कितने का, 1 मोल का, ठीक है, जिसमें कितने सारे पार्टिकल थे, 6.022 इंटू 10 की पावर, और उसका वॉल्यूम वैसा है, मोलिकुलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4। तो उसका जो इंडिविजुअल एटम्स का वॉल्यूम था वो कितना आया हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो ये जो डिवाइड में नीचे की तरफ है ये तो हमने कर लिया कैलकुलेट, 3 इंटू 10 की पावर कितना आया था। ये मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम ये है, एक मोल में इतने लीटर होते हैं, यही कह रहा है वो कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एंड प्रेशर ओके भाई इतने, ये मोलर वॉल्यूम है, क्या है इसका, कितना है मोलर वॉल्यूम, 22.4 लीटर। 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, मीटर क्यूब में। 1 लीटर जो है ये बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब की। वैसा क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में इधर मैं निकालू 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3। तो वैसा है, ठीक है। तो अब इतने लीटर में कितने मीटर क्यूब में इसे मैं लिखूं तो कितना होगा, तो ये होगा 22.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये मोलर वॉल्यूम इतना है, और जो वॉल्यूम हमने निकाला है, मोलर वॉल्यूम जो आया है किसका है, ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, इस पूरे कंटेनर जिसमें 1 मोल भरा हुआ है आइडियल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो इतना वॉल्यूम है। और जो इंडिविजुअल एटम्स का वॉल्यूम आया है वो इतना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो प्योर आया वो इतना है। तो इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, तो ये लगभग कितना होगा, तो ये लगभग होगा 7 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो 4 इतना होगा। और ये रेशियो हमें क्या दिखा रहा है, इस रेशियो से क्या पता चल रहा है कि ये जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के मुकाबले में इतने टाइम्स ज्यादा हो। यही तो है इसका डिवाइड जब करते हैं, ठीक है। तो अगर ये मान लो इसका रेशियो 2 आता, दैट मीन्स ये डबल है, 3 आता तो ये कितना है, 3 टाइम्स है। लेकिन अब ये कितना टाइम्स है, ये है 70,000 टाइम्स, इतने 70,000 टाइम्स होगा ये वॉल्यूम इस इंडिविजुअल वॉल्यूम से। इससे क्या पता चला कि जो एटम्स का बीच में सेपरेशन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। एटम्स के बीच में सेपरेशन क्या है, बहुत ज्यादा, इससे ये पता चला।
क्लियर है पॉइंट? सवाल समझ आ गया?